इमोशनलेस हो जाओ, कोई साउंड नहीं। प्रोफेशन देखो या कुछ भी ऐसा देखो, अल्टीमेटली हम लोग इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को हार्म ही पहुंचा रहे हैं। और इस मोमेंट में इंसान क्या करेगा, वो रुकेगा, वो पॉज लेगा, वो अपने एक्शंस को देखेगा। दोनों के बीच में वॉर हो रही है और नेशन ये जीत भी गई, तो ये कैसी विक्ट्री है? इस विक्ट्री का क्या करना है? सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर टीम नेशन ए जीत गए तो इनके किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ? सिंगल माइंडेड नहीं होने चाहिए, इससे सेल्फिश वाले काम नहीं होने चाहिए हमारे। तो ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्टर वे है, बहुत ही सॉफ्ट तरीका है ये बात एक्सप्रेस करने का कि हम ये जितने भी किलर फोर्सेज हैं या डेथ जैसी चीज़ है, इन सबको कंडेम कर रहे हैं, हम इनटॉलरेट करेंगे, हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो हेलो माय अमेजिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन। आई एम दीपिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो क्लास 12th, आई होप आप इंग्लिश को लाइटली नहीं ले रहे हैं और अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपके चैनल पर अपलोडेड हैं आप वो सब टाइमली देख रहे हो। एंड यू ऑल्सो नो कि लिटरेचर कवर्स द मेजर पोर्शन आपके पेपर का। सो मेक श्योर अगर अभी तक किसी ने भी कोई भी वीडियो मिस की है तो आप जाके सब कुछ देख लो, रिवाइज कर लो, एंड देन इस सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरू करेंगे आपके ही लिटरेचर की एक बहुत ही प्यारी सी पोइट्री विच इज कीपिंग क्वाइट। एंड पोएट कौन है इस पोएम के? वो है पैब्लो नेरूदा। तो फटाफट से पहले तो आप कमेंट्स में स्पैम कर दो हमारे पोएट का नाम और हम कैसे इस पोएम के साथ प्रोसीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे इस पोएम का सेंट्रल आइडिया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे इस पोएम के प्रोमिनेंट थीम्स पर, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हम लेंगे, एंड देन पोएटिक डिवाइसेस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हम एक स्मूथ एंडिंग करेंगे इस पोएम की। सो अब सबसे पहले देखो, चैप्टर या पोएम की बात करूं, उसको शुरू करने से पहले छोटा सा एक डिस्कशन हम लोग इस पोएम के टाइटल पर कर लेते हैं। आई एम श्योर टाइटल पढ़ते ही आप समझ रहे होंगे कि पैब्लो नेरूदा जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर क्वाइटनेस को प्रमोट करने आए हैं, सम सॉर्ट ऑफ पीस को वो प्रमोट करने आए हैं, है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको क्वाइट वर्ड नज़र आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको चुप रहने को कह रहा है ना, या किसी भी तरह से वो शांति को प्रमोट कर रहे हैं। अब शांति इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि आप अगर कहीं पर फन कर रहे हो, आप खूब एंजॉय कर रहे हो तो आपको चुप रहने को पोएट कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो ये क्वाइटनेस और ये जो स्टिलनेस की बात हो रही है ना, ये हमारे मॉडर्न वर्ल्ड सिनेरियो को लेकर बात हो रही है। पैब्लो नेरूदा प्रॉबली डिस्टर्ब्ड है कि आज के जो कंडीशन है, इतने वॉर लाइक सिनेरियोज हम देखते हैं, ये एग्जैक्टली हमें कहाँ लेके जा रहा है। तो ही वॉन्ट्स कि थोड़ा सा स्टिलनेस, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन हम कर लें अपने एक्शंस की तरफ, तो शायद एक बहुत ही पीसफुल एंड ट्रैंक्विल वर्ल्ड हमें आगे देखने मिल सकता है। आई होप कि जितने भी वर्ड्स मैंने अभी बोले आप लोगों ने सभी नोट किए होंगे। आप लोग एक नोटबुक लेके ज़रूर बैठ जाइए, बिकॉज ये सारे वर्ड्स आपको आंसर मेकिंग में हेल्प डेफिनेटली करने वाले। सो अगर सेंट्रल आइडिया से शुरू करें और अगर आप यहाँ पर ये पर्टिकुलर इमेज अगर देख रहे हैं, सो इट ऑल्सो सेज दैट प्रमोट पीस, राइट। तो कीपिंग क्वाइट जो है पूरी की पूरी पोइट्री, ये एक तरह से पीस को प्रमोट करती है और कंडेम करती है हर तरह के डिस्ट्रक्शन को, और बिल्कुल ऐसा ही आइडिया आपको इस सेंट्रल आइडिया के कंटेंट में मिलने वाला है। सो द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा सेंटर्स अराउंड द आइडिया ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन। क्या बोल रहे हैं देखो, कीपिंग क्वाइट की जो ये पोइट्री है, इसमें पैब्लो नेरूदा एक्चुअली में क्या बात कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी पोएम का जो आइडिया है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेटिव पावर की बात करता है ना। ट्रांसफॉर्मेटिव वर्ड जो है ये आया है ट्रांसफॉर्म से, यानी कि चेंज करने से, है ना। तो ये बेसिकली क्या बता रहे हैं कि साइलेंस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की जो पावर है ना, हमें चेंज कर देने की, हमारे आइडियाज़ को चेंज कर देने की, उसी को प्रमोट कर रहे हैं पैब्लो नेरूदा। नाउ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि जब आप अपने एक्शंस को या किसी दूसरे के भी एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो, उसके बारे में छोटा सा एक एनालिसिस ड्रॉ करके आप डिसाइड कर रहे हो कि अब हमारा जो भी फ्यूचर एक्शन होगा वो किस तरह से बनेगा, राइट। सो इट क्रिटिक्स वायलेंस, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बोला था कि भाई ये जो पर्टिकुलर पोइट्री है ये वायलेंस को बिल्कुल क्रिटिक करती है, एज इन उसको कंडेम करती है, कि वायलेंस के सपोर्ट में बात नहीं करती है। इनफैक्ट हमें सजेशन देती है कि एक मोमेंट ऑफ ग्लोबल साइलेंस जो है ना, वो अल्टीमेटली पीस और यूनिटी लेकर आएगा,
ये सब जितना भी डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज, जो वॉर हम लोग लेकर चल रहे हैं, इतना ज़्यादा सेल्फिश हमारी दुनिया हो चुकी है कि अगर एक मोमेंट के लिए हम सब ये सब कुछ छोड़ दें, बिल्कुल पीसफुल एंड ट्रैंक्विल मोमेंट वो कैप्चर हो जाए, तो देखो कितना रिफ्रेशमेंट और कितनी एनर्जी के साथ हम वापस से अपने ट्रैक पर आ सकते हैं। एडिशनली द पोएम पोर्ट्रेज साइलेंस एज अ टूल फॉर सेल्फ डिस्कवरी, और कहीं ना कहीं ये साइलेंस ही है जो हमको खुद को पहचानने में हेल्प करता है, सेल्फ डिस्कवरी में मदद करता है, एंड अल्टीमेटली हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी अपने खुद के बारे में कि भाई जो भी हमारे एक्शंस हैं क्या वो हमें और हम अपने साथ साथ क्या हम दूसरों को हार्म नहीं पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे इस पोएम में ऐसी बहुत सारी इमेजरीज हैं, सिंबल्स यूज हुए हैं जो इस बात को और हाईलाइट करते हैं। एंड अल्टीमेटली पोएम जो है वो आर्ग्यू करती है कि क्वाइट कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन का मतलब होता है कि जब आप कुछ हाइपोथेसिस, कुछ थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करते हो विच इट कैन लीड टू इंडिविजुअल ग्रोथ एंड अ मोर पीसफुल वर्ल्ड। नाउ ये जो पोएम है ये अल्टीमेटली क्या आपको इनकरेज कर रही है, क्या सजेस्ट कर रही है कि एक बार हम अगर जो भी एक्शंस कर रहे हैं शांति से उन पर रिफ्लेक्ट करें, उनके बारे में सोचें, उनके प्रोज एंड कॉन्स को एनालाइज करें, तो हमारे लिए वो कितना हेल्पफुल होगा, हमारे इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए और हमारे वर्ल्ड के पीस के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड इट इज़ नॉट सिंपली एन एडवोकेट फॉर साइलेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि बार बार मैम साइलेंस 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 रहने को कह रही है, तो क्या ये पोएम एक एडवोकेट है, एज इन ये सपोर्ट कर रही है सिर्फ साइलेंस को, एज इन हमें चुप रहना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। बेसिकली ये छोटे से पॉज लेने को हमें प्रमोट कर रही है कि कुछ मोमेंट्स के लिए हम सारे रश एंड जितना भी हसल एंड बसल हमारी लाइफ का है ये सबको पॉज पर ले आए, हॉल्ट पर ले आए। ये हसल एंड बसल वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? एक बार मुझे जल्दी से कमेंट्स में बता दो। इन केस आपने पुराने चैप्टर्स रिवाइज किए हैं तो आपको पता चल गया होगा, ज़रा जल्दी से बताओ ये कहाँ पढ़ा है। दैट फोस्टर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन। तो अल्टीमेटली ये जो पीसफुल मोमेंट होगा ये इनकरेज करेगा, फोस्टर करेगा यूनिटी को, और आपस में एक शेयर्ड ह्यूमैनिटी हम लोग शेयर करेंगे। तो ये पूरा का पूरा सेंट्रल आइडिया आपको हेल्प करेगा आपके एग्जाम में। इन केस एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर द सेंट्रल आइडिया, या इनडायरेक्टली भी आपसे कोई मेजर कंसर्न या होता है ना, कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये पोएम जो है एग्जैक्टली किस इशू को रेस कर रही है, किसके फेवर में बात कर रही है। तो ये सब कुछ आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं सेंट्रल आइडिया से, अगर आप समझ गए होंगे तो क्या प्रोमिनेंट थीम हमारी बनती है इस पर्टिकुलर पोएम की, तो उससे आप क्लियरली आपको आइडिया लग गया होगा। इट इज टॉकिंग अबाउट पीस, है ना, ये शांति की बात करती है। इट टॉक्स अबाउट फ्रेटर्निटी, इट टॉक्स अबाउट यूनिटी एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। देखो ये जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वर्ड है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर पोएम से। तो मेक श्योर आप अपने आंसर्स में, इन केस इस चैप्टर से, इस पोएम से कोई भी क्वेश्चन आता है, आप इस वर्ड को जरूर इंक्लूड कर रहे हो। आपने अगर पहली बार ये वर्ड सुना है तो फिर तो आपको ये डेफिनेटली करना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वर्ड जो है इस पर्टिकुलर पोएम का एक की वर्ड है। एंड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वर्ड आपको इस इमेज से याद रखना है कि आप जो है खुद को ही एनालाइज कर रहे हो। आई होप आपको इस इमेज से ये आइडिया क्लियर हो रहा है कि आप खुद के एक्शंस को एक बार देख रहे हो कि भाई जो भी हम लोग ये माइंडलेस एक्टिविटीज करते आ रहे हैं, इससे अल्टीमेटली हमने खुद को कितना नुकसान पहुंचाया है और हमने अपने सराउंडिंग को कितना नुकसान पहुंचाया। ये सब कुछ आप एनालाइज कर रहे हो, एंड दैट इज व्हाट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज, राइट। तो ये सारी थीम्स पर बात करती है ये पूरी की पूरी पोएम। और अब हम लोग फटाफट से इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। बहुत ही सुंदर और प्यारी सी ये पोएम है। सो नाउ विल काउंट टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल, for once on the face of the earth let's not speak in any language, let's stop for 1 second and not move our arms so much। अब यहाँ पे पोएट क्या बोल रहे हैं, देखो वो कह रहे हैं कि चलो विल काउंट टू 12, हम ना 12 तक काउंट करेंगे। तो एक ऐसा लग रहा है कि जैसे गेट सेट गो बोला जाता है ना, रेडी ऑन योर मार्क्स गेट सेट गो, तो बिल्कुल वैसे ही ऐसा लग रहा है कि द पोएट इज बेसिकली ही इज प्रिपेयरिंग अस कि हम काउंट शुरू करें, और उस पर्टिकुलर काउंट के एंड होते ही एक कुछ एग्जॉटिक सा मोमेंट होने वाला है, कुछ स्ट्रेंज एक एनवायरनमेंट क्रिएट होने वाला है। सो
वी विल काउंट टू 12। अब ये 12 यहाँ पर काफ़ी सिम्बॉलिक एक टर्म है, राइट। 12 तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 12 हमारा देखो, अगर क्लॉक में आप देखोगे तो आवर्स भी हमें दिखते हैं, उसके अलावा 12 मंथ्स होते हैं, 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं, 12 मिनट्स भी हो सकते हैं, 12 सेकेंड्स भी हो सकते हैं, यहाँ पर अप टू 12 कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ वेरी सिम्बॉलिक। ये जो टाइम पीरियड या एक टाइम ड्यूरेशन उन्होंने हमें दिया है 12 का, ये बहुत ही सिम्बॉलिक है और ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो भी आप 12 से रिलेटेड सोच सकते हो आप वो सोचो। ये बहुत ही प्यारा सा एक सिंबल यहाँ पे ड्रॉ किया है पैब्लो नेरूदा ने, और उन्होंने बोला है कि जैसे ही हमारा वो काउंट खत्म हो जाएगा हम सब एकदम स्टिल हो जाएंगे। स्टिल होने का मतलब है कि हम एकदम मोशनलेस हो जाएंगे, विल नॉट मूव एट ऑल। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, हम वो सब कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। For once on the face of the earth, let's not speak in any language। अब वो इस मोमेंट में हमसे क्या चाहते हैं कि एक बार हम किसी भी लैंग्वेज में बात करना एक दूसरे से बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ये जो मोमेंट है ये एक्सट्रीम साइलेंस का मोमेंट है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए चलो रुक जाते हैं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है ना आर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पोइटिक डिवाइस भी है, वैसे तो मैं आगे आपको बताऊंगी ही, बट यहाँ पे बिना उसको बताए काम चलेगा नहीं, मीनिंग अदरवाइज आप क्रिएट नहीं कर पाओगे, फ्रेम नहीं कर पाओगे। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग ना अपने आर्म्स मूव करना बंद कर देते हैं ना। आर्म आपको पता है कि एक बॉडी पार्ट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ से उनका क्लियर मीनिंग ये कि हम अपनी हैंड मूवमेंट भी बंद कर दें, लेकिन ये बहुत ही इन डेप्थ जो एक एनालिसिस हमें दे रहे हैं वो क्या है, वो हमसे बोल रहे हैं आर्म्स हम लोग वेपन्स को भी कहते हैं, ठीक है। वेपन्स आप समझते हो ना, हथियारों को रोकने को बोला है। तो क्लियरली उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल मैनर में ये देखो, एक ही वर्ड के 2 मीनिंग्स जब होते हैं तो इसको पन कहा जाता है, ठीक है। ये आपका एक पोएटिक डिवाइस है जब एक वर्ड के 2 मीनिंग्स क्रिएट होते हैं और उस एक वर्ड से ही हमें दोनों चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने रेफरेंस अलग से दिया कि मैं आर्म्स का मतलब वेपन्स बोल रहा हूँ या आर्म्स का मतलब बॉडी पार्ट्स बोल रहा हूँ, इसी सेंटेंस में दोनों मीनिंग्स फिट हो रहे हैं। सो दिस इज पन। बहुत ही फनी इंग्लिश में एग्जाम्पल्स होते हैं पन के। अगर आपको कुछ भी पता है तो आप फटाफट से कमेंट्स में बताओ, और यूजुअली बहुत ही ह्यूमरस मोमेंट्स पन से डिस्क्राइब किए जाते हैं। सो ये क्या डिमांड कर रहे हैं पैब्लो नेरूदा, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से, है ना, कि हम लोग अपने सारे वेपन्स जो है वो छोड़ देते हैं। हो सकता है वो यहाँ से एक अर्ज कर रहे हैं कि लेट अस पुट अ हॉल्ट टू ऑल द डिस्ट्रक्शन एंड वॉर्स, और जितना भी डैमेज क्रिएट किया है सब कुछ ख़त्म करते हैं, सब कुछ बंद करते हैं फॉर अ मोमेंट, कुछ टाइम के लिए। ओके, सो बेसिकली ये आपका एक्सप्लेनेशन है। सो द पोएम बिगिंस बाय सेटिंग अ कंटेम्पलेटिव टोन। तो अगर आप देखेंगे तो टोन जो है ना पोइट की वो बहुत ही थॉटफुल है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना सोच के उन्होंने ये प्रेजेंटेशन हमें दी है। तो इसी तरह से पोएम शुरू होती है। द पोएट सेज दैट एवरीवन शुड काउंट अप टू 12 एंड शुड कीप स्टिल। अब वो कहते हैं कि सब काउंट करो 12 तक और एकदम मोशनलेस हो जाओ, कोई साउंड नहीं, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब ये 12 जो है वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन इंडिकेट एनी लेंथ ऑफ टाइम। 12 आवर्स हो सकता है, 12 मंथ्स हो सकता है, इस तरह से 12 आप जो भी सोच सकते हो। बहुत ही सिंबॉलिक आइडिया है ये 12 का प्रेजेंटेशन। सो द कॉल टू कीप स्टिल एम्फसाइजेज द नीड फॉर साइलेंस एंड इनर रिफ्लेक्शन। बेसिकली जो ये उन्होंने सीन में एंट्री की है, बोला है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे गाइड कर रहे हैं कि मैं काउंट करता हूँ 12 तक, सब शांत हो जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली क्या है, एक रिक्वेस्ट है उनका कि लेट अस फोकस ऑन द साइलेंस एंड इनर रिफ्लेक्शन। एक बार देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि आज तक हमने क्या किया है अपनी लाइफ में, कैसे हमने खुद को बॉदर किया है, कैसे हमने दूसरों को परेशान किया है। ओके, तो एक स्टार्टर उन्होंने हमें दे दिया है। नाउ नेरूदा इनवाइट्स द रीडर्स टू टेम्पररीली अबैंडन लैंग्वेज। वो जो लैंग्वेज वाली लाइन थी, लैंग्वेज वाली जो लाइन थी वो क्या बोल रहे हैं, कुछ टाइम के लिए ना लैंग्वेज कुछ किसी भी भाषा में बोलना भी बंद कर देते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, लैंग्वेज जो है ना नेरूदा के हिसाब से, देखो हर पोएट हर राइटर का अलग मीनिंग है। लैंग्वेज जो है हर किसी के लिए अलग तरह से सिंबॉलिक है। नेरूदा के लिए लैंग्वेज एक तरह से बैरियर हो गया, ठीक है। वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए एक बैरियर है, एज इन, अब कम्युनिकेशन के लिए बैरियर नहीं, एज इन आप ये समझो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज का होना, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैंग्वेज भी
डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस क्रिएट कर देती है, क्योंकि हर इंडिविजुअल को उसकी पर्टिकुलर लैंग्वेज अलग करती है दूसरे इंडिविजुअल से। मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है, आपकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, हमारे इंडिया से बाहर जितने भी लोग रहते हैं उनकी लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। इनफैक्ट आप देखोगे तो हर कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर्स में लैंग्वेज इतना चेंज हो जाती है, डायलेक्ट्स इतने चेंज हो जाते हैं। तो नेरूडा के हिसाब से ये जो लैंग्वेज है ना, ये एक तरह से हमारे बीच में बैरियर है, ये डिस्टिंग्विश करता है, डिफरेंसेस क्रिएट करता है। सो विच ऑफन एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन पीपल, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया, द वर्ड लैंग्वेज इंडिकेट्स दैट देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड। वो जो लैंग्वेज वर्ड यूज हुआ है ना, एक्चुअली ये दिखा रहा है कि दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस है एंड एवरीवन स्पीक्स, बोलते सब है ना, हर कोई बोलता है, लेकिन कोई ना समझने की कोशिश नहीं कर रहा है एग्जैक्टली कि बोला क्या जा रहा है, इसका मतलब क्या है। देखो, नोबडी ट्राइज टू अंडरस्टैंड अदर्स। अब मान लो अपनी दुनिया में अभी बहुत सारे वॉर चल रहे हैं आसपास, कितने लीडर्स ऐसे हैं जो उस वॉर को कंडेम कर रहे हैं, क्लियरली वो रिटन फॉर्म में, वो स्पोकन फॉर्म में वॉर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पर इस लैंग्वेज का क्या फ़ायदा जब कोई समझ ही नहीं पा रहा है एग्जैक्टली कि बोला क्या जा रहा है ना। तो लैंग्वेज का जो रोल था एग्जैक्टली कम्युनिकेट करने का, वो पर्पस तो फिल ही नहीं हो रहा है, वो पर्पस तो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है, राइट। तो यही बात नेरूडा कहते हैं, एंड इट ब्रीड्स डिस्क्रिमिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है आपके लिए आंसर मेकिंग के लिए, कि लैंग्वेज जो है ना वो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रही है, डिवाइड कर रही है लोगों को, लेकिन एक ही लैंग्वेज है जो सबको यूनाइट कर सकती है, और वो है लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, कि सब ना शांत हो जाते हैं। ये जो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस है, देखो चुप रहना तो सबके लिए सेम होगा। अब अगर मुझे अपने लिए कोई भी सेंटेंस बोलना है अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, तो उसका सबका अलग तरह से मैं वर्ड्स को प्रोनाउंस करूंगी, वर्ड्स को लिखूंगी। सेम आपके लिए होगा, आप अलग तरह से बोलेंगे। लेकिन अगर मैं शांत हूँ तो जो मेरा शांत रहने का तरीका है वही आपका शांत रहने का तरीका है। हम बिल्कुल चुप है, कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज ऑफ साइलेंस है, ये हम सबको यूनाइट करती है, और इसीलिए पाब्लो नेरूडा इस साइलेंस को बहुत ज़्यादा एम्फोसिस डाल रहे हैं। एंड ही सेज दैट साइलेंस स्ट्रेंथन्स मतलब स्ट्रॉन्ग बनाती है पीसफुल को एग्जिस्टेंस को, कि सब लोग जो साथ में रह सकते हैं शांति से, ये उसको प्रमोट करते हैं। द प्ली to stop and remain motionless highlights the desire for a momentary suspension. Now plea word का मतलब होता है urge, request। तो यहाँ इस पूरी पोएम में जो रिक्वेस्ट पाब्लो नेरूडा बार बार कर रहे हैं किस बारे में, कि भाई मोशनलेस रहते हैं, तो ये क्या हाईलाइट कर रहा है, उनका ना मोमेंटरी सस्पेंशन, कि जो रोज़ की हमारी एक्टिविटीज़ है, मंडेन जो हमारी लाइफ हो चुकी है, हम ये सब कुछ टाइम के लिए ना एकदम टेम्पररी बेसिस पर सस्पेंड कर देते हैं, एंड डिस्ट्रैक्शन, सो दैट ह्यूमंस कैन इंट्रोस्पेक्ट अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर एक्शंस, ताकि हम थोड़ा टाइम तो अपने लिए निकालें और देखें कि यार हम हमारे एक्शंस ने अल्टीमेटली क्या लीड किया है, क्या रिजल्ट है इन एक्शंस का, क्या हम सच में खुश हैं आज की डेट में। अगर हम कहें कि हाँ भाई हमको ये करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, सब कुछ, और अगर अपने लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, सो व्हाट इज़ द यूज़। ये सारे क्वेश्चंस पाब्लो नेरूडा रेज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अब ये जो साइलेंस का मोमेंट होगा ये एग्जॉटिक होगा, एग्जॉटिक एज इन जो कभी किसी ने नहीं सुना, कभी किसी ने नहीं देखा, एकदम रेयर मोमेंट होगा, राइट। एग्जॉटिक इज एक्सट्रीमली रेयर, बहुत ही यूनिक मोमेंट होगा। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, कोई रश नहीं, कोई केओस नहीं, किसी तरह से कुछ मेस्ड अप सिचुएशन नहीं है। देयर आर नो इंजन्स, एज इन कि इंजन्स यहाँ पर क्या दिखा रहा है, विदाउट रश विदाउट इंजन्स क्या फोकस कर रहा है, जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इतना डैमेज क्रिएट कर दिया। नो डाउट कि इसके अपने फ़ायदे भी हैं, लेकिन कंटिन्यूअस जो प्रोसेस हो रहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन दिस एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड सो ऑन, इसने अल्टीमेटली क्या क्रिएट किया है। देखो आज की डेट में भी वॉर्स हो रहे हैं, हमें पता है, अगर आप लोग न्यूज़ पढ़ते हो तो आसपास इतना वॉर लाइक सिनारियो क्रिएट हो चुका है कि देयर इज़ नो एंड टू इट, है ना। कोई बात करके ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं करता, एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है एंड सो ऑन। सो अगर हम ये इस मोमेंट को सच में अपने लाइफ में एक बार एक्सेप्ट करें तो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, बहुत ही रेयर मोमेंट होगा जब कोई रश नहीं, कोई इंजन्स नहीं वर्क कर रहे, कोई वॉर नहीं हो रही है आसपास। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, हम सब साथ होंगे, देयर विल बी अ सेंस ऑफ यूनिटी, है ना। और ये जो सडन स्ट्रेंजनेस होगा ना, सडन स्ट्रेंजनेस क्यों बोला है, क्योंकि एकदम से ये शांति होगी। और स्ट्रेंजनेस क्यों बोला है, स्ट्रेंजनेस डेफिनेटली स्ट्रेंज वर्ड को हाईलाइट करता है कि ये एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा,
वाई? बिकॉज इससे पहले ये कभी हुआ ही नहीं होगा, राइट? तो इसीलिए एग्जॉटिक बोला है, इसीलिए स्ट्रेंज बोला है. Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hot hands. फिशरमैन बोले हैं यहाँ पे, ठीक है. अब आपको पढ़कर लग रहा होगा कि हाँ भाई जो मछली पकड़ते हैं मछुआरों की बात यहाँ पर हो रही है, बट ये फिशरमैन एक्चुअली में कौन है पता है? ये सिंबॉलिक आइडिया है बहुत ही. फिशरमैन उनको बोला है जो दूसरों को हर्ट करते हैं. सो फिशरमैन इन द कोल्ड सी. नाउ कोल्ड सी की यहाँ पर बात हो रही है, जो समुद्र में जाकर वो पकड़ते हैं फिश को. दूसरे एक तरह से देखा जाए तो नेचर के एलिमेंट को ही तो डैमेज कर रहे हैं. तो फिशरमैन का मतलब सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टली मछुआरों के पीछे नहीं पड़ गए हैं पाब्लो नेरूदा. वो अल्टीमेटली हर एक उस इंसान को, हर एक उस इंडिविजुअल को पॉइंट आउट कर रहे हैं जो किसी भी तरह से अपने सेल्फिश मीन्स के लिए दूसरे इंडिविजुअल को हार्म पहुँचाता है. और यही होता है, इसी तरह से तो लाइफ चलती है, लूप इसी तरह से तो चलता है. कोई भी आप प्रोफेशन देखो या कुछ भी ऐसा देखो, अल्टीमेटली हम लोग इनडायरेक्ट वे में एक दूसरे को हार्म ही पहुंचा रहे हैं. सो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. तो इस साइलेंस के मोमेंट में होगा क्या कि जो ये सेल्फिश लोग हैं ये वेल्स को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे, किसी दूसरे इंडिविजुअल को भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे. फिशरमैन को आप इस तरह से भी देख सकते हो कि ये हो गया ऑप्रेसर और ये जो वेल्स हो गई ये ऑप्रेस्ड, है ना. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट. नाउ मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. नाउ ये मैन गैदरिंग सॉल्ट कौन है? ये वो इंडिविजुअल है जो अपने इस मोटिव का कि भाई लाइफ जो है एनी वे हमें सस्टेन करना है किसी तरह, जो हमें लाइफ का ही जो पीरियड होता है, लाइफ का जो ये पूरा का पूरा एक ड्यूरेशन है कि पहले यूथ है, पहले हम छोटे बच्चे थे, फिर हम बड़े हुए, देन वी बिकम यूथ, है ना, हम अडल्ट बनते हैं, उसके बाद ओल्ड एज आता है और फिर मर जाना है. तो ये जो साइकिल है किसी तरह इससे सर्वाइव करके हमें बस अपनी ज़िंदगी किसी तरह काट लेनी है. तो ये उन लोगों को पॉइंट आउट कर रहे हैं मैन गैदरिंग सॉल्ट, यानी कि वो लोग जो बस काम करे ही जा रहे हैं. इस मोमेंट में उनको भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा ताकि वो अपने हर्ट हैंड्स को देख सकें. वो ये देखें कि भाई हमने इस लाइफ को काटने के चक्कर में कितना खुद को नुकसान पहुंचा लिया, ठीक है. और सॉल्ट गैदरर्स का जो ये यहाँ पर एक इमेजरी हमें प्रेजेंट किया गया है, जो मेटाफर हमें दिया गया है, वो उन्हीं लोगों के लिए है जो लाइफ के इस पाथ में किसी भी तरह उस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए वो देख नहीं रहे हैं कि खुद को कितना नुकसान पहुँचा चुके हैं. एक मोमेंट वो अपने लिए नहीं निकाल पा रहे हैं, राइट. तो ये दोनों तरह के लोगों के लिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर पार्ट में बहुत सुंदर सी एक इमेजरी ड्रॉ की है पाब्लो नेरूदा ने. सो द पोएट इमेजिन्स दिस मोमेंट एज अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस. अब पोएट जो है, अभी जो हमने पीछे किया उसी का एक क्विक एक्सप्लेनेशन. पोएट जो है इस मोमेंट को इसको बहुत ही एग्जॉटिक बोलते हैं, बहुत ही रेयर बोलते हैं, बड़ी डिलाइटफुल मोमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत ही हैप्पी मोमेंट ये होगा, फ्री फ्रॉम द यूजुअल हेस्ट. हेस्ट का मतलब होता है रश. कोई रश नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं. एवरीडे लाइफ के जो ये नॉइज़ है, जो ये कियोस है, ये सब खत्म हो जाएगा इस मोमेंट में. कुछ भी नहीं होगा, एकदम स्टिल. बाय एग्जॉटिक मोमेंट द पोएट सेज दैट दिस मोमेंट विल बी वर्थ चेरिशिंग. और एग्जॉटिक मोमेंट बोलकर उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि ये मोमेंट एकदम सेलिब्रेट करने वाला मोमेंट होगा, हम इसको चेरिश करेंगे एज इट वुड बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि ऐसा मोमेंट कभी पहले हुआ ही नहीं होगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है कॉमन का ऑपोजिट, है ना. कॉमन इज जो रोज होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कुछ अमेजिंग. In this moment, man would be able to stop all activity, remain silent and introspect on all his actions. और इस मोमेंट में इंसान क्या करेगा? वो रुकेगा, वो पॉज लेगा, वो अपने एक्शंस को देखेगा और फिर डिसाइड करेगा कि यार मैं तो ये गलत कर रहा था जो कर रहा था, अब मुझे इसको सुधारना है. तो हो सकता है आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो लाइफ की ऐसे ही सॉल्व हो जाए और ये वर्ल्ड जो है ना एक पीसफुल एनवायरनमेंट बन जाए रहने के लिए. He would probably be enlightened and in harmony with man and nature. हो सकता है वो अपने एक्शंस पर जब रिफ्लेक्ट करे उसको गिल्ट फील हो कि यार ये मैं क्या कर रहा था आज तक. बस एक उस पॉज की ज़रूरत है जो हम नहीं ले पाते हैं अपनी लाइफ में. ऑल व्हीकल्स एंड मशीन्स वुड स्टॉप. कोई मशीनरीज नहीं चलेंगी, सब कुछ शांत हो जाएगा. सो देयर वुड नॉट बी एनी साउंड ऑफ इंजन्स. तो वो जो इंजन्स वाली चीज़ है वो इसी को हाईलाइट करता है. एंड दिस मोमेंट ऑफ सडन साइलेंस, और ये जो सडन स्ट्रेंजनेस वाला जो मोमेंट है, सडन साइलेंस वाला जो मोमेंट है, ये बहुत ही रेयर होगा क्योंकि कोई साउंड नहीं होगा, कोई रश नहीं होगा. यूजुअल सीन जो हमारी लाइफ का होता है उससे बिल्कुल उल्टा हो रहा होगा. कोई हसल बसल नहीं, कोई इंडस्ट्रियल वर्क नहीं जो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है. तो सब कुछ एकदम डिफरेंट है ना, एकदम वक्त बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाएगा. सो इसीलिए उसको एक्सॉटिक एंड रेयर बोला है.
एंड ऑल्सो इन दिस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी, अब वो जो फिशरमैन वाली इमेजरी थी वो एग्जैक्टली क्या थी कि भाई इस मोमेंट में देखो कोई फिशरमैन भी वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सॉल्ट गैदरर्स जो नमक इकट्ठा करते हैं वो लोग भी अपने हाथों को हर्ट नहीं करेंगे। फिशरमैन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं अपने काम के लिए, अपने सेल्फिश नीड के लिए, तो ये फिशरमैन से सिंबलाइज हो रहा है। और मैन गैदरिंग सॉल्ट ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जो लोग काम की वजह से खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। कोई स्लीप साइकिल नहीं है, होता है ना आजकल, है ना, कोई सोशल लाइफ नहीं, बस काम में बिजी है, काम में बिजी है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू अर्न मनी, वी हैव टू वर्क, राइट, वर्क क्यों करना है, भूल जाते हैं पर्पस कि यार अपने खुशी के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, पर वो मेन चीज़ ही भूल जाते हैं, मेन मोटिव ही भूल जाते हैं कि अल्टीमेटली हमें खुद को खुश रखना है, तभी तो हम वर्क कर रहे हैं, तभी तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो ये इस तरह के सॉल्ट गैदरर्स होते हैं, आई मीन वो लोग जो इतना रेकलेस वे में काम कर रहे हैं कि वो खुद को ही भूल जाते हैं, सच पीपल वुड स्टॉप दीज एक्टिविटीज़, तो वो लोग ये सारी एक्टिविटीज़ छोड़ देंगे एंड रियलाइज़ कर देंगे कि कैसे उनके खुद के ही एक्शंस ने उनको तो नुकसान पहुंचाया ही है, प्लस दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, नाउ दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, अब किसकी बात हो रही है? उन लोगों की बात हो रही है जो ग्रीन वॉर्स क्रिएट करते हैं। ग्रीन वॉर्स से आई होप आप समझ गए होंगे, ग्रीन वॉर्स क्लियरली दिखा रहा है वॉर्स अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, है ना, कि हमारे जो भी एक्शंस हैं, अब चलो लिटरल सेंस में भी अगर आप वॉर की बात कर लो तो क्या होता है उससे अल्टीमेटली हार्म किसको पहुंचाते हैं? हम नेचर को ही तो पहुंचा रहे हैं, और किसे पहुंचाएंगे? जो वुड कटिंग होती है रेकलेस, हम लोग डिफॉरेस्टेशन करते चले जा रहे हैं, अंधाधुंध डिफॉरेस्टेशन होता है। वॉर्स की ना बात करूँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो हमने इतना हार्म पहुंचा दिया नेचर को कि अब उसका रिजल्ट क्या है कि पूरा का पूरा जो अर्थ है वो एक डैमेज्ड कंडीशन में। तो ये जो साइलेंस का मोमेंट होगा, यहाँ पर जितने भी ऐसे लोग हैं जो ग्रीन वॉर्स क्रिएट कर रहे हैं, राइट, ग्रीन वॉर्स यानी वॉर अगेंस्ट द इन्वायरमेंट, और साथ में वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, ये बेसिकली एक आपको आइडिया दिया कि भाई वो किसी भी तरह की, जैसे केमिकल वॉर्स जो होती हैं या जो लिटरल वॉर्स हो गई, हर तरह की वॉर्स को एक स्टॉप, एक हॉल्ट मिलेगा इस मोमेंट में। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये जो वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ये एक ऐसी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं जहाँ कोई सर्वाइवर ही नहीं है। अब अगर दो नेशंस के बीच में भी वॉर हो रही है तो अगर एक नेशन भी जीत जाती है, सपोज, ठीक है, मान लो नेशन ए है और एक नेशन बी है, दोनों के बीच में वॉर हो रही है और नेशन ए जीत भी गई, तो ये कैसी विक्ट्री है? इस विक्ट्री का क्या करना है? सर्वाइवर्स ही नहीं बचेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर टीम नेशन ए जीत गए तो इनके किसी को कोई नुकसान ही नहीं हुआ? कितने सोल्जर्स की डेथ होती है। हम लोग अल्टीमेटली लार्जर एक व्यू पॉइंट से देखें, एक वाइडर व्यू पॉइंट से देखें तो हमने तो अपने कॉमन ग्राउंड को ही नुकसान पहुंचाया है ना। अर्थ पे तो हम सबको ही रहना है, तो हम तो उसी को इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये कैसी विक्ट्री है विद नो सर्वाइवर्स, राइट? कोई बचेगा ही नहीं, तो ये किस बात की विक्ट्री? फिर क्या करेंगे जीत का? वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स। तो इस मोमेंट में वो लोग जो किसी भी तरह से डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं, वॉर्स क्रिएट करते हैं, ऐसी विक्ट्री एंजॉय करने की कोशिश करते हैं जहाँ कोई सर्वाइवर्स ही नहीं है, वो भी इस मोमेंट में क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, यानी कि वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। उनके अंदर भी जितना भी उनके ईवल माइंड उनका जो था वो भी बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। दिल पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, राइट? ये भी थोड़ा मेटाफोरिकल है, मीन सिम्बॉलिक है सॉर्ट ऑफ। तो ये भी हमें क्या क्लियरली बोल रहा है कि वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएंगे इस मोमेंट में, एंड क्लीन क्लोथ्स पहन लेंगे, एज एन सारे अपने ईविल डूइंग्स को वो बाहर निकालेंगे और अपने अंदर की अच्छाई को बाहर वो करेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। और ये जो ब्रदर्स वर्ड है एक्चुअली में ये यूनिवर्सल ब्रदरहुड दिखा रहा है, ह्यूमन काइंड को प्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में ना सब एक साथ एक दूसरे के साथ शेल्टर में रहेंगे, एज एन कोई वॉर में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा किसी का, सब एक साथ एक दूसरे की प्रोटेक्शन के लिए होंगे, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। इसीलिए इस मोमेंट को बहुत ही रेयर एंड एक्जॉटिक बोला है, क्योंकि सारा का सारा जो भी डिस्टर्बेंस, जिस भी तरह का नेग्लिजेंस जो आज तक नेचर को दिया गया है, वो सब बंद हो जाएगा। सो हियर नेरूडा क्रिटिसाइजेस द सेंसलेसनेस ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट।
इस पर्टिकुलर पार्ट से नेरूदा जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कि यार ये वॉर, ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कितना सेंसलेस है, कितना इलॉजिकल है। इस एग्जॉटिक मोमेंट में लोगों को रियलाइज हो जाएगा कि वॉर और वायलेंस जो है ना यूजलेस है, फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल वर्ड यू कैन यूज इंस्टेड ऑफ यूजलेस, कि कोई वर्थ ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये कैसी विक्ट्री है जब कोई बचेगा ही नहीं, तो किसके साथ आप एंजॉय करोगे। People who prepare green wars are those who destroy nature in the name of development. Development, advancement बोल बोल के इतना नुकसान कर दिया नेचर को, ये उन्हीं लोगों की बात हो रही है। या फिर those who use natural elements to harm others, ठीक है, नेचर का यूज़ करके दूसरों का नुकसान कर रहे होते हैं अल्टीमेटली। सो इस एग्जॉटिक मोमेंट में ये सारी की सारी वॉर्स, फिर चाहे वो केमिकल वेपन से हो, फायर से हो, वो सब बंद हो जाएंगी। एंड वी नो कि वॉर्स ना, दे आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। वॉर्स कभी सक्सेस हो ही नहीं सकती। वॉर इज नॉट द सल्यूशन एट ऑल, बिकॉज ऑल इट लीड्स टू विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। मैं चाहती हूँ क्लास 12th के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये लाइन तो आप अपने आंसर्स में डेफिनेटली यूज़ करना। फिर चाहे आपके पास कोई इस तरह से रिलेटेड कोई आर्टिकल हो या कुछ भी ऐसा हो, ये बहुत ही प्यारी और इम्पॉर्टेंट लाइन है। कोई सर्वाइवर नहीं बचता है। एंड पुटिंग ऑन क्लीन क्लोथ्स जो लाइन थी, इसका क्या मतलब है कि वो भी जो है अपने अंदर से सारे डर्टी फीलिंग्स को निकाल के फेंक देंगे, जैसे एंगर हो गया, वायलेंस हो गया, जेलसी हो गई, ये सब अपने माइंड से वो बाहर निकाल देंगे। एंड अब वो टोटली एकदम क्लीन फीलिंग्स के साथ, जैसे कि लव, फेथ, यूनिटी, फ्रेंडशिप, इस सब के साथ वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। एंड ऑल दीज काइंड ऑफ पीपल वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, walk in a fresh environment and promote bonds of brotherhood and humanity। और अब ये humanity को promote करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि ये जो moment of stillness है, ये सब कुछ transform कर देगा, change कर देगा। Now what I want should not be confused with total inactivity। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पैब्लो नेरूदा ये कह रहे हैं कि सब काम वाम छोड़ दिया जाए, तो मैम लाइफ कैसे चलेगी अगर हम कुछ काम ही नहीं करेंगे, सर्वाइवल कैसे होगा, है ना। लेकिन पैब्लो नेरूदा इस बात को भी यहाँ पर डिफेंड करते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं टोटल इनएक्टिविटी को प्रमोट कर रहा हूँ। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो फिर डेथ ही हो गया ना, कुछ करेंगे ही नहीं। टोटल इनएक्टिविटी लाइफ में कब आती है? जब इंसान जिंदा नहीं बचता है। तो पोएट इस बात को प्रमोट नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाओ, काम ही मत करो, ये तो इलॉजिकल बात हो गई, है ना। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग। लाइफ का मतलब ही क्या है? वर्ड का मतलब ही है लिविंग, है ना, जीना। तो जीना एक से मना नहीं कर रहे हैं पैब्लो नेरूदा। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। यहां से इस लाइन का क्या मतलब है? दैट ही हैज रिफ्यूज्ड टू डील विद समथिंग, है ना, डील विद डेथ। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं डेथ को प्रमोट कर रहा हूँ किसी भी तरह से, कि सब काम वाम खत्म करो और चले जाओ पहाड़ों में, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो कि कुछ नहीं करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ। नो, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, वो ये कह रहे हैं कि हम अगर इतने सेल्फिश नहीं होते। सिंगल माइंडेड यहाँ पे सेल्फिश को बोला गया। About keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। इस पूरे के पूरे पार्ट का मतलब देखो क्या है कि अगर हम इतने सेल्फिश नहीं है, होता क्या है? देखो पैब्लो नेरूदा ये नहीं कह रहे कि काम वाम छोड़ के एकदम बैठ जाओ सब घर पे बस मेडिटेशन करो, ऐसा वो नहीं कह रहे। उनके कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारे एक्शंस है वो ऐसे सिंगल माइंडेड नहीं होने चाहिए, ऐसे सेल्फिश वाले काम नहीं होने चाहिए हमारे। अगर हम अपनी लाइफ को मूविंग रखना चाहते हैं, यानी कि हमें ब्रदरहुड, ह्यूमैनिटी को प्रमोट करके अपने काम को करना है। और अगर कुछ मोमेंट के लिए हम ना भी करें, एक ह्यूज साइलेंस जो है वो इस सैडनेस को इंटरप्ट करेगा कहीं ना कहीं। सैडनेस की यहाँ पर क्या बात हो रही है कि कहीं ना कहीं हमें भी पता है, ये गिल्ट हमारे अंदर होता है कि हम भी नुकसान कर ही रहे हैं, नेचर का हो चाहे अपना खुद का हो। कई बार हमारे दिमाग में आता है कि यार हम क्या लाइफ जी भी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे हैं। तो हो सकता है ये जो साइलेंस का मोमेंट है, ये सारे सैडनेस पर एक इंटरप्शन लेकर आ जाए, रोक लेकर आ जाए। और वो किस बात का सैडनेस कि हम कभी दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और हमेशा हमें डर रहता है कि यार ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम यही सोचते हैं। और हमको ये डर लगता है कि यार कभी भी डेथ जो है हमारे सर पर ऐसे लटक रही है तलवार के जैसे, और जल्दी जल्दी हमें सब कुछ अचीव कर लेना है लाइफ में। तो ये जो सैडनेस, इस सैडनेस की बात पोएट कर रहे हैं, है ना। कौन सा सैडनेस? कि एक तो पहले हम अपने आप को खुद को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और दूसरा जो हमने खुद को ये इतना डराया हुआ है कि 2 पल की ज़िंदगी है, बस हमें सब कुछ अचीव कर लेना है। तो ऐसा ये बहुत गलत है। इसको अचीव करने के चक्कर में जिस रश से हम काम कर रहे हैं ना, वी आर नॉट लिविंग आवर लाइव्स। ये पैब्लो नेरूदा इस पूरी पोएम से हमें समझा रहे हैं। जो होगा अपने टाइम से होगा,
बस हमें रिफ्लेक्ट करना है एक बार कि एग्जैक्टली हम करें क्या जा रहे हैं, है ना, जस्ट टू सर्वाइव दैट पार्ट कि भाई करना है, सभी कर रहे हैं, हमें भी करना है। ये जो एक लूप बना होता है, एक टाइम टेबल सा बना हुआ है कि बस इस एज में ये करना है, इस एज में ये करना है, इसके बाद ये करना है। व्हाट इफ आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना, लाइफ अपनी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है। दैट इज व्हाट लिविंग इज ऑल अबाउट। ओके, तो यही जो है पोएट यहाँ पर कहते हैं। सो द पोएट सेज हियर दैट हिज मैसेज शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। टोटल इनएक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लाइफ इज वर्क एंड इनएक्टिविटी इज लाइक डेथ। लाइफ जो है वो तभी हम किसी इंसान को, किसी भी चीज़ को जिंदा मानेंगे जब वो वर्किंग मोड में होगा। अगर कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही तो हम कहते हैं कि भैया डेथ है। तो टोटल इनएक्टिविटी का मतलब तो डेथ हो गया। सो वी शुडंट ओनली बी फोकस्ड अपॉन कीपिंग बिजी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हमें हमेशा खुद को बिजी रखना है या कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। अगर ये सोच रहे हैं तो इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते हैं। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम जो है अपने आप के लिए भी स्पेयर करना चाहिए। और उस साइलेंस के आर में, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हम ये चीज़ समझ सकते हैं, खुद को और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अपनी गलतियों को समझ सकते हैं, हमने कुछ अच्छा काम किया तो उसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, जो हमें आगे और अच्छा करने के लिए प्रमोट करेगा। इफ़ वी डोंट पे अटेंशन टू आवर इनर डिमांड्स, अगर हम अपने ही डिमांड्स को अटेंशन नहीं देंगे, हमारा जो बिजी एंड मैकेनिकल लाइफ है ना, वो ऑब्वियसली एक ना एक दिन फिर सभी ने जाना ही है भाई, है ना, वहीं पहुंचेंगे, वही फाइनल डेस्टिनेशन है हमारी। वी आर ड्रिवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड द थ्रेट ऑफ डेथ। सिर्फ दो ही फोर्स है जो अभी हमें चला रही है, और वो है क्या? डेथ का जो फियर होता है वो, दूसरा हमारे सर्वाइवल का जो एक टारगेट है कि देखो इस एज तक ये हो जाना चाहिए, इस एज तक ये हो जाना चाहिए, इसके बाद नहीं हुआ तो फिर बस, फिर तो बवंडर ही हो गया। So end of all activities doesn't mean death, but just a break from the monotony of a stressful life. अगर आप कुछ टाइम का पॉज ले भी रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम इनएक्टिव हो चुके हो, आप किसी लायक नहीं हो। आप पॉज ले रहे हो, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि हमने क्या किया है एग्जैक्टली। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक छोटा सा पॉज आपको रिफ्रेश कर सकता है, री एनर्जाइज कर सकता है, गो फॉर इट। ओके, यही पैब्लो नेरूडा यहाँ से कह रहे हैं। एंड टुवर्ड्स द एंड परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, वो इनफैक्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू भी हमें बता रहे हैं कि देखो अगर पैब्लो नेरूडा की बात हम नहीं समझ रहे हैं तो हो सकता है अर्थ हमें सिखा रही है, अर्थ कुछ सिखा दे। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, अब सोचो अर्थ पर इतनी सारी लाइफ पॉसिबल है, लेकिन अर्थ हमें कैसा लगता है? इट इज स्टिल, कुछ मूव ही नहीं कर रहा है। हमें पता है साइंटिफिकली, हमें पता है ये बात कि रोटेशन एंड रेवोल्यूशन होता है ना, वो पार्ट है अर्थ के मूवमेंट का, लेकिन क्या हमें रियलाइज हो रहा है कि ये सब कुछ भी हो रहा है, इस तरह से रोटेट कर रही है अर्थ, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। सो अर्थ से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि भाई जब सब कुछ एकदम इनएक्टिव नजर आ रहा है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, है ना। और जो भी आप अर्थ का एक साइकिल देखोगे, आप देखो कुछ भी, आप अर्थ पर होने वाली हर एक नेचुरल एक्टिविटी का पार्ट देखो कि जब कोई भी चीज़ का एंड हमें नज़र आता है तो वो एक्चुअली में एक रीबर्थ है, आई मीन एक नई लाइफ को बर्थ दे रहा है। अब जैसे सीड्स गिरते हैं ट्रीज़ में से तो ऐसा लगता है कि बस हो गया, दी एंड हो गया उस फ्रूट का, लेकिन वो जो सीड आया है नीचे, अल्टीमेटली वो एक न्यू बर्थ को प्रमोट कर रहा है ना, वो तैयार हो रहा है आगे आने वाली नई जनरेशन के लिए। सो उसी मोमेंट में हम देखते हैं कि भाई जब सब कुछ लग रहा है कि अब ख़त्म हो चुका है तो वो एक नए लाइफ का प्रूफ है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और ये बोलकर पोएट जो है सीन से एग्जिट लेते हैं और वो कहते हैं कि देखो अब मैं 12 तक काउंट करूँगा एंड आपको जो भी रिक्वेस्ट मैंने किया है गो अहेड विद दैट एंड आई लीव, और मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ। प्रॉबली वो अपने इस आइडिया को और जगह जाकर भी प्रमोट करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस सीन से एग्जिट लेते हैं। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट आप तक पहुंचा दी है। दैट इज व्हाट द पोएम इज ऑल अबाउट। सो द पोएट इन द लास्ट लाइन फील्स दैट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम द अर्थ। हम अर्थ से ये चीज़ सीख सकते हैं, वो हमें सिखा सकती है कि कैसे साइलेंस भी प्रोडक्टिव है। बहुत ही काम एंड क्वाइट नज़र आता है अर्थ हमको, है ना, बट इज़ एक्चुअली नर्चरिंग लाइफ। लेकिन इतना सब कुछ अर्थ के अंदर हो रहा है, ये कभी हम रियलाइज़ ही नहीं कर पाते हैं। थिंग्स में डाई, चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं लेकिन रीबॉर्न होती हैं, और इसी तरह से ये साइकिल चलता चला जाता है। बिकॉज द अर्थ ब्रिंग फोर्थ न्यू लाइफ, द अर्थ ब्रिंग्स फोर्थ न्यू लाइफ। अर्थ जो है नई लाइफ क्रिएट करती है। सो द पोएट अपील्स टू ऑल ह्यूमन बींग्स। पोएट जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं सभी ह्यूमन बींग से कि थोड़ा सा एफर्ट अगर हम लगाएं टू कीप क्वाइट, तो
बहुत हेल्पफुल, वो हमारे लिए भी हो सकता है और पूरे वर्ल्ड के लिए हो सकता है। और उन्होंने ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी इनिशिएट कर दी है। उन्होंने एक तरह से कहो तो बोलते हैं ना कि इनिशिएट उन्होंने कर दिया है, शुभ आगमन उनका हो चुका है। उन्होंने एकदम हाउ डू वी से इट, कैसे बोलते हैं इसको, कि उन्होंने शुरुआत तो कर दी है इसकी, लेकिन अब हमारी बारी है। इट इज़ द ह्यूमन बीइंग्स हु कैन कैरी ऑन विद दिस आइडिया। ह्यूमन बीइंग्स अब इसको कंटिन्यू करें, इस आइडिया को कैरी ऑन करें, हो सके तो प्रमोट करें, व्हाइल ही मेक्स अ क्वाइट एग्जिट। और वो वहाँ से चले जाते हैं सीन से, सब बातें हमें सिखा के समझा के, राइट। तो ये थी हमारी पोइट्री, इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे से पोएम समझ में आई होगी। नाउ विल क्विकली मूव ऑन विद पोइटिक डिवाइसेस। ज़रूरी होता है पोइटिक डिवाइसेस बिकॉज आपसे कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। अब पोइटिक डिवाइसेस होते क्या है, देखो पोइट अपनी पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए बहुत सारे टूल्स एंड डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। एज इन कोई ऐसा सेटिंग वेटिंग नहीं लगाते हैं, वो लैंग्वेज एंड वर्ड प्ले करते हैं ताकि जो इनडेप्थ मीनिंग हो पोएम का वो भी हम तक पहुँचे, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट पोइटिक डिवाइसेस है वो सब हम फटाफट से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पोइटिक डिवाइस हमारे पास है ऑलिटरेशन। ना ऑलिटरेशन क्या होता है, ऑलिटरेशन से आप सबसे पहले ही सुनते ही ना वो गाना याद करोगे, बिल्लो बग्गे बिल्लिया, पहले ही भी बहुत बार सिखाया हुआ है बच्चों को। तो अगर आपको ये गाना याद है तो इसमें देखो कि रिपीटिशन है कॉन्सोनेंट साउंड का, राइट, और वो भी वर्ड्स के बिगिनिंग में, क्लोजली अटैच्ड वर्ड। ऐसा नहीं कि एक वर्ड स्टैंजा के बिगिनिंग में होगा, एक वर्ड स्टैंजा के एंड में होगा, तो ऐसा नहीं है। वर्ड्स के बिल्कुल शुरुआत में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन आपको सुनाई देगा, तो दैट इज ऑलिटरेशन। उसके सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। अगर कोई छूट भी गया तो आप फटाफट से कमेंट्स में बता दीजिए। वी विल में व का साउंड रिपीटिशन है, यहाँ पे देखो व सडन स्ट्रेंजनेस में स का साउंड रिपीट हो रहा है, हर्ट हैंड्स में ह का, क्लीन क्लोथ्स में क का, एंड वी वर सो सिंगल, ये सब जो है ऑलिटरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एंटीथीसिस। नाउ एंटीथीसिस क्या होता है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट या कोई ऐसा आइडिया पोएम में आपको दिख रहा है, कोई ऐसी इमेज आपको दिख रही है जो बेसिकली बहुत ही कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं, मीन ऑपोजिट आइडियाज आपको नजर आ रहे हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट जो दूसरे का रिवर्स बात कर रही है। तो अगर आप देखोगे इस पोएम में तो जो शुरू की लाइन है, काउंट अप टू 12 एंड विल ऑल कीप स्टिल, तो देखो काउंटिंग जो है वो तो एक मोशन वाली एक्टिविटी है ना, जब हम काउंट कर रहे होंगे, काउंट, तो ये तो एक्शन वाला काम हो गया, और एक्शन साथ में चल रहा है और फिर हमें शांत रहने बोला है, मोशन लेस भी होने बोला है। तो दो बहुत ही ऑपोजिट इमेजरी साथ में लगाई गई है, ऑपोजिट आइडियाज को साथ में बोला गया है उसी सेम सेंटेंस में, आई मीन उसी सेम स्टेटमेंट में। सो दिस इज एंटीथीसिस, ठीक है, ये एंटीथीसिस है। और इसके अलावा देखो एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये वाली जो लाइन थी, रिमेंबर जो अर्थ वाला हमें लेसन दे रहे थे पैब्लो नेरूदा, तो उस टाइम पर उन्होंने जो ये लाइन बोली तो काफ़ी ऑपोजिट इमेजरी हमारे सामने ड्रॉ हो रही है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, सब कुछ एकदम डेड नजर आता है, लेकिन इट स्टिल प्रूव्स टू बी अलाइव, पर वो जिंदा है। सो सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजिंग एंड ऑपोजिट इमेजरी हमें नजर आ रही है कि डेड भी बोल रहे हैं और अलाइव भी बोल रहे हैं, है ना, और वो स्टेटमेंट के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू नहीं, स्टेटमेंट से हमें समझ में आ रहा है। सो दिस इज एंटीथीसिस, और कहीं ना कहीं ये ब्यूटिफाई भी कर रहा है पूरी पोएम को। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर्ड एपिथेट। नाउ ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, ट्रांसफर्ड एपिथेट हम पहले भी आप लोगों को पोएम्स में कराया हुआ है। यूजुअली क्या किया जाता है, एडजेक्टिव्स जो हैं अपने साथ में लगने वाले नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे पास एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे कि ट्रांसफर्ड एपिथेट, जिसमें हमारे जो वर्ड्स हैं ना, जैसे ये अगर एक एडजेक्टिव है, आपको यहाँ देखकर लग रहा होगा कि ये जो कोल्ड सी बोला गया है ये एक्चुअली में सी को डिफाइन कर रहा है कि बहुत ही ठंडा सी है, पर ये वो ठंडा वाला चिल्ड वाला नहीं है बिल्कुल भी। ये एडजेक्टिव जो है एक्चुअली में वो उन लोगों के लिए, फिशरमैन जो इमेजरी दिखाई गई थी, आई मीन फिशरमैन का जो सिंबॉलिज्म हमें प्रेजेंट किया गया था, ये उसके लिए। कोल्ड का यहाँ पर मतलब हो गया इनडिफरेंट लोग, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और जो दूसरों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। सो ये कोल्ड सी एक्चुअली में, जो कोल्ड वर्ड है ये सी को नहीं डिस्क्राइब कर रहा है, ये कोल्ड जो एडजेक्टिव है ये सी के लिए नहीं है, ये एक्चुअली में फिशरमैन के लिए था, उन लोगों के लिए जो ऑपरेसर हैं, जो दूसरों को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। तो ये इसका जो एडजेक्टिव है ये ट्रांसफर हो गया किसी और नाउन के लिए। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड, आई मीन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट, राइट। चलो
इसके बाद आपको इंजैबमेंट देखने मिलेगा। इंजैबमेंट का मैंने आपके सामने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल रखा है, आप पूरी पोएम में और भी एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हैं। होता क्या है इंजैबमेंट, इंजैबमेंट में आप देखोगे कि देयर इज दिस फ्लो ऑफ आइडिया, पूरा आइडिया का फ्लो रहता है, लेकिन पोएट जो है सेंटेंसेस के या लाइंस के एंड में कोई भी ऐसा पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं जो कि स्टॉप लेकर आ जाए, ऐसा लगे कि सेंटेंस खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं, कोई ब्रेक नहीं, कोई पॉज नहीं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंजैबमेंट। ओके, इसके बाद आप एक और पोएटिक डिवाइस देखेंगे विच इज यूफेमिज्म। ना यूफेमिज्म क्या होता है? यूफेमिज्म इज बेसिकली ऐसा समझो शब्दों का गेम है पूरा का पूरा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एकदम ब्लंटली बोलने में अच्छी नहीं लगती हैं, है ना, कुछ ऐसा जो इम्पोलाइट लगे किसी के लिए बोलना, या टबू हो कोई ऐसी चीज़ जो बोलनी सोसाइटी बोलती है कि नहीं यार ये गलत बात बोल रहे हो तुम, तो उसी को थोड़ा ब्यूटिफाई करके बोल दिया जाता है, थोड़ा सा पोलाइट वर्जन चीज़ों का जब हम प्रेजेंट करते हैं उसको यूफेमिज्म कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे नो ट्रक विद डेथ। ये क्या है? अब पूरी की पूरी पोएम में बेसिकली पाब्लो नेरूदा ने क्लियरली कंडेम किया है वॉर को, है ना, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है वॉर को, पर ऐसा नहीं है कि एकदम वायलेंट होकर उन्होंने बोल दिया कि नहीं भाई हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा वायलेंट अपील नहीं किया है। पूरी पोएम के टोन को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत ही सिंपल मैनर में अपनी स्टेटमेंट दिया, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, है ना। बहुत ही एंटी वॉर स्टेटमेंट वो दे सकते थे, बहुत ही अग्रेसिवली दे सकते थे, पर उन्होंने बहुत सिंपल वे में लिखा आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। तो ये कहीं ना कहीं एक सॉफ्टर वे है, बहुत ही सॉफ्ट तरीका है ये बात एक्सप्रेस करने का कि हम ये जितने भी किलर फोर्सेस हैं या डेथ जैसी चीज़ है इन सबको कंडेम कर रहे हैं, हम इनटॉलरेट करेंगे, हम इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही ब्यूटिफुल मैनर में इस चीज़ को प्रेजेंट किया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं इसका डेली वोकैबुलरी से लूँ तो हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, सपोज आई से हिज ग्रैंडफादर हैज़ डाइड, तो इसको थोड़ा फॉर्मली एंड पोलाइटली बोलने का तरीका ऐसा भी होता है कि हिज ग्रैंडमदर हैज़ या ग्रैंडफादर हैज़ पास्ड अवे, है ना। तो एकदम से जब हमें ऐसा लगे कि कोई भी हमारा चॉइस ऑफ वर्ड किसी को हर्ट कर सकता है, इम्पोलाइट लग सकता है, पर हम उसको थोड़ा सा पोलाइट मैनर में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ यूफेमिज्म। देन वी हैव एनाफोरा। नाउ एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा में हम लोग देखते हैं कि कंटिन्यूअस या कॉन्जिक्यूटिव 2 to 3 लाइंस में जब हमें रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स नजर आए बिगनिंग में बिल्कुल, दैट इज एनाफोरा। तो यहाँ देखो लेट्स नॉट और लेट्स नॉट, ये दोनों वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, ये आपका एनाफोरा हो गया। अगर इसके अलावा भी कोई एग्जाम्पल है इस पोएम में तो आप लोग प्लीज मेंशन कर दो कमेंट्स में। देन वी हैव सिम्बॉलिज्म। पूरी पोएम में बहुत सारे सिम्बॉलिज्म मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ। 12 हो गया, फिशरमैन हो गया, इनफैक्ट आप और भी देख सकते हो, सॉल्ट गैदरर्स की अगर बात करें, है ना, मैन गैदरिंग सॉल्ट भी आप ऐड कर सकते हो। सो ये सब कुछ सिंबॉलिक ही है। पन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आर्म्स जो वर्ड यूज हुआ था ये पन है, ये एक बॉडी पार्ट की बात भी हो रही थी क्योंकि हमें मोशनलेस रहने की अपील हमसे की गई है। देन वेपन्स की भी ये बात हो सकती है, हथियारों की भी बात हो सकती है। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर यूज हुआ है ना। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन में पर्सन वर्ड ही क्लियरली हमें बता देता है कि एग्जैक्टली ये क्या बोलना चाहता है। जब हम लोग किसी भी नॉन ह्यूमन एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देकर, तो वो हमारा पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। अब ये क्या होता है मैम? देखो अर्थ जो है वो अर्थ है, वो ह्यूमन नहीं है, वो नहीं मैं पढ़ा सकती है या सिखा सकती है, लेकिन फिर भी हमने क्या बोला? अर्थ कैन टीच अस। तो हमने अर्थ को एक टीचर का दर्जा दे दिया है, तो जो कि ह्यूमन एट्रीब्यूट है। सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन, राइट? अर्थ इज पर्सोनिफाइड एज अ टीचर। सो ये हमारे कुछ प्रोमिनेंट पोएटिक डिवाइसेस थे। अब हम लोग प्रोसीड करेंगे इस पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स। ये जो लाइन है ना, इससे क्या बोलना चाह रहे हैं पोएट? क्या लाइन है भाई? लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। ये क्या है नो ट्रक विद डेथ? आपको इसका मीनिंग तो पता है ना। पोएट यहाँ से ये बोल रहे थे कि आई डोंट वांट टू डील विद दिस आइडिया ऑफ डेथ, मुझे इसके बारे में नहीं बात करनी, और मेरा मतलब ये है भी नहीं, टोटल इनएक्टिविटी को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ। सो आपको बस उसको एक्सप्लेन करना है, राइट? तो अब कैसे इसको लिखेंगे? सो द स्पीकर मेंशंस दैट। स्पीकर क्या मेंशन कर रहे हैं कि उनका जो सजेशन है ना, वो बार बार जो कंप्लीटली स्टिल रहने को बोल रहे हैं, इसको हमें कंफ्यूजन में नहीं लेना है कि हमको बार बार डेड डिक्लेयर कर दिया जा रहा है कि भाई अगर कुछ काम ही नहीं करेंगे तो एक तरह से तो डेथ ही होगी ना हमारी, अगर कुछ
कुछ एक्टिविटी नहीं है एकदम, अगर हम पैसिव होके काम, पैसिव हो गए हैं बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है। तो क्लियरली यहाँ पर पोएट ने ये बात एक्सप्लेन कर दी है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट। इसका क्या मतलब है? इट इम्प्लाइज दैट लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग, जैसा कि मैंने बोला था कि लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग, राइट। ही वॉन्ट्स नथिंग टू डू विद डेथ इन हिज मैसेज, और उनका क्लियर मीनिंग ये है कि भाई डेथ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी भी तरह से डेथ को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, टोटल इनएक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। सो ये आपका इस पर्टिकुलर लाइन का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही डिस्क्राइब्स पीपल एज सिंगल माइंडेड। स्पीकर का क्या मतलब है जब उन्होंने सिंगल माइंडेड बोला है किसी को, तो ये भी आप लोगों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो द स्पीकर मेंशन सिंगल माइंडेड टू से दैट people are limited in the kind of life they live as they only rush through life to keep it moving and prove their existence as mortal beings। क्या मतलब है इसका? ये उसी सेल्फिश नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है इंसानों के, जहाँ पर लोग जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड सोच रखते हैं अपनी लाइफ को लेकर। उनका क्या मकसद है कि भाई किसी तरह बस रश कर जाए लाइफ से, काटना ही तो है, 70 साल 75 साल 80 साल में जीना है, टू कीप इट मूविंग, बस इस लूप का पार्ट बनना है, एक बोरिंग, क्योंकि जस्ट बिकॉज सब कर रहे हैं तो हमें भी करना है, एंड हमें अपने मॉर्टल होने का एग्जिस्टेंस, हम मॉर्टल बीइंग्स हैं, हम इमॉर्टल नहीं है। मॉर्टल कौन? जिसकी डेथ हो जाती है ना, तो हम मॉर्टल बीइंग्स हैं, तो बस हमें डर के रहना है हमेशा कि कभी भी डेथ हो सकती है, और डेथ होने से पहले हमें ये सारे टारगेट्स अचीव कर लेने हैं। सो दैट्स इट, इसीलिए सिंगल माइंडेड पोएट ने बोला है ह्यूमंस को। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, गिव 2 reasons why according to Pablo Neruda is keeping quiet essential to attaining a better more peaceful world। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों जरूरी है शांत रहना पैब्लो नेरूडा के हिसाब से, ताकि एक बेटर और पीसफुल वर्ल्ड हमारे लिए बन सके। तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, देखो शांत रहने से अल्टीमेटली क्या होगा, हम ये सोच पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। इट विल हेल्प अस टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड एनालाइज आवर एक्शंस। सिंपल, आप ये लिख के भी काम चला सकते हो। जब हम साइलेंट हैं तो हम फिगर आउट करेंगे ना कि भाई हाँ ओके, ये हमने गड़बड़ किया है, ये हमने सही नहीं किया, अब हम इसको ऐसे सुधारेंगे, और जो भी हमें लाइफ से चाहिए। बाय लुकिंग एट आवर एक्शंस वी सी दैट सम थिंग्स वी डू विदाउट थिंकिंग एक्चुअली हर्ट अस एंड मेक अस अनहैप्पी। और एक बार हमने ये इंट्रोस्पेक्ट कर लिया, ये एनालाइज कर लिया, तो हमें रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स हमने क्रिएट की, ये सब गड़बड़ हम लोग कर रहे हैं, अब हम इसको कैसे सुधारें। और ये हम नहीं करते हैं, यही रीज़न होता है कि हम लोग अक्सर सैड एंड अनहैप्पी लाइफ का पार्ट बनते हैं। ओके, देन व्हाट इज द एक्सोटिक मोमेंट द पोएट पैब्लो नेरूडा विशेस फॉर। ना ये एक्सोटिक मोमेंट कौन सा है, ये तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है, यहाँ से समझ गए होंगे। ये जो एक्सोटिक मोमेंट है ये उसी साइलेंट मोमेंट की बात हो रही है। सो नेरूडा यर्न्स फॉर, यर्न्स का मतलब क्या होता है, लॉन्ग्स फॉर, या कह लो विशेस फॉर। नेरूडा क्या चाहते हैं, नेरूडा ऐसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी मोमेंट को अचीव करना चाहते हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी जो है ना वो हर तरह की नेगेटिविटी को दूर कर दे। कास्ट असाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम दूर फेंक देना, तो नेगेटिविटी को दूर कर दे। वो एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन कर रहे हैं जो किसी भी तरह के रश, हसल बसल, नॉइज से एकदम दूर है। वेयर द ग्राइंडिंग ऑफ मशीन फॉल्स साइलेंट, जहाँ कुछ भी ऐसा आपको रोज़ का जो शोर है, जो डेली लाइफ की यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं वो सब बंद हो जाए, एंड ये जो पीसफुल मोमेंट होगा, दिस ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी वर्ड का मतलब है कामनेस। ओके, ये इस पर्टिकुलर मोमेंट से बेसिकली हमें पीस एंड हार्मनी अचीव होगी। तो हर एक क्वेश्चन देखो वही बात कन्वे कर रहा है, और इससे अलग कुछ भी इस पोएम से नहीं पूछा जाता है कीपिंग क्वाइट से। तो आपको कुछ कीवर्ड्स अपने याद कर लेने हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ एनालिसिस, पीस, हार्मनी, ये सब चीज़ें अगर आप याद कर लेते हो तो आपका आधा काम तो भाई देखो यहाँ से ही हो जाता है। देन व्हाट डज द पोएट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12। अब ये जो 12 की काउंटिंग की बात बोली, तो इससे क्या वो हमें अचीव कराना चाहते हैं, बहुत सिंपल है भाई। द पोएट्स एक्ट ऑफ काउंटिंग टू 12 इजंट जस्ट अबाउट क्रिएटिंग साइलेंस। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि चुप हो जाओ, एकदम शोर बंद कर दो, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसा स्कूल में बोलते हैं टीचर्स, वो नहीं है ना। इट्स अ कॉल फॉर कंपोजर, शांत रहने को, काम रहने को बोल रहे हैं कि यार इतना जो अग्रेशन हमारे अंदर है, छोटी सी बात पे हमें इतना गुस्सा आ जाता है, ये सब चीज़ों को वो ख़त्म करने के लिए एक इनिशिएट कर रहे हैं। ही होप्स दिस पॉज विल एक्सपोज द एम्प्टीनेस ऑफ आवर कॉन्स्टेंट चैटर एंड एक्टिविटी। वो ये उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉज है ना, ये जो एक कुछ मोमेंट का पॉज है, साइलेंट मोमेंट है, ये सब कुछ
खोल के रख देगा, एकदम एक्सपोज कर देगा सारा खोखलापन, एम्प्टीनेस, किस चीज़ का, कॉन्स्टेंट चैटर। ऐसा लगेगा देखो इतना शोर है दुनिया में, इतना नॉइज है, इतना हसल बसल है, एज इफ पता नहीं कितनी लाइफ एकदम एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ चल रही है ना। लेकिन ये जो साइलेंस का मोमेंट है ना, ये सब कुछ एकदम एक्सपोज कर देगा कि कुछ भी नहीं है, हर चीज़ एकदम हॉलो है, हम सिर्फ और सिर्फ खुद को और दूसरों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं इस सब शोर में, राइट। दिस फोर्स्ड स्टिलनेस, और ये जो उनकी रिक्वेस्ट है, ये जो स्टिलनेस क्रिएट होगी, उनको ऐसा लगता है ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा टू लुक इनवर्ड एंड रिफ्लेक्ट, कि हम खुद को एक बार देख लें भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, अल्टीमेटली लीडिंग टू पर्सनल ग्रोथ। और ये हमें ही हेल्प करेगा हमारी ही ग्रोथ में। अगर हम ये सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा पॉज आ जाएगा, हॉल्ट आ जाएगा और प्रोडक्टिविटी एकदम ठप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। हम लोग ही रिफ्रेश होंगे, री एनर्जाइज होंगे, रीस्टार्ट हम अपनी फ्रेश लाइफ का करेंगे। सो ये थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट। आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आई होप आप इस पोएम का सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं एनालिसिस करोगे, बल्कि अपनी प्रैक्टिकल एंड डेली लाइफ में भी इसका कुछ यूज़ आप डेफिनेटली करोगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इन केस आपका कुछ भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर टर्म या क्वेश्चन को लेकर, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।